गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। हम बात कर रहे थे हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे द यूथ इन नाजी जर्मनी, द यूथ इन नाजी जर्मनी। द यूथ इन नाजी जर्मनी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसकी स्टार्टिंग के विषय में मैंने आपको बता दिया था कि हिटलर चाहता था कि जर्मनी के जो बच्चे हैं वो जब बड़े हों यानी वो यूथ बने तो वो भी उसके जैसे ही बने, वो भी नाजी आइडियोलॉजी यानी हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी रेसिज्म को लेकर के, और जैसा वो रेशियल यूटोपिया यानी एक विज़न था उसका कि एक रेशियल स्टेट बनाना जिसमें सिर्फ प्योर जर्मन आर्यंस रहते हों और वही यूरोपियन सोसाइटी पर राज करें। इसके लिए ज़रूरी था कि जर्मनी के युवा जो हैं, जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, वो भी उसी के जैसी बने। इसके लिए ज़रूरी था कि बड़ों को सीधे सीधे सिखाना कठिन होता है, कोई नई आइडियोलॉजी, कोई नई थिंकिंग, लेकिन बच्चों को बचपन से जो पढ़ाया जाता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या और भी टीचर्स आपको जो पढ़ाते हैं, जो भी आप बचपन में सीखते हैं अपने घर से, परिवार से, स्कूल से, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर रहता है और आप बड़े होकर के काफ़ी हद तक जो आपकी पर्सनैलिटी होती है बड़े होकर के, वो आपके बचपन पर डिपेंड करती है कि आपका बचपन कैसा बीता है, आपकी स्कूलिंग कैसी हुई है, स्कूल में आपको कैसी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, दूसरा आपके घर परिवार का माहौल कैसा है, ये सारी चीज़ें। हिटलर ये चीज़ को उसने सीरियसली लिया और उसने तैयारी की कि आगे चल कर के फर्दर कई पीढ़ियों तक, कई जनरेशन तक जो है वो नाजी थिंकिंग, नाजी आइडियोलॉजी जो हिटलर की थी वो बनी रहे और जर्मनी का युवा उसी की तरह बने। तो इसके लिए ज़रूरी था कि उनके युवा होने से पहले ही उनको ट्रेन किया जाए, नाजी आइडियोलॉजी उनको पढ़ाई जाए, सिखाई जाए, सारी चीज़ें की जाए। तो ज़रूरी है कि उनके युवा होने से पहले ये काम किया जाए और ये काम होता है आपके बचपन में, आपकी जो स्कूल एजुकेशन होती है उसमें। तो यहाँ इसी टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, स्कूल एजुकेशन अंडर द नाजी रूल। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, आपसे कई बार क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा 3 मार्क्स में कि जो स्कूल्स थे, स्कूल एजुकेशन थी या एजुकेशन जो थी बच्चों की, वो नाजी रूल यानी जब हिटलर का रूल चल रहा था जर्मनी में उस समय कैसी थी, उसमें क्या क्या चेंज किए गए। मैंने आपको बताया कि वो चाहता था कि जो यूथ है वो भी हिटलर के जैसा, उसके लिए ज़रूरी था कि बचपन से ही उनको नाजी आइडियोलॉजी अच्छे से पढ़ाई जाए, समझाई जाए। ठीक, तो इसके लिए हिटलर ने क्या किया वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले क्या किया गया, ऑल स्कूल्स वर क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड। देखिए यहाँ 2 चीज़ें लिखी हैं, क्लींस्ड और प्यूरिफाइड, यानी सभी स्कूलों को क्लींस किया गया यानी कि साफ किया गया और प्यूरिफाई और उनको शुद्ध किया गया। यहाँ ये 2 शब्द इन्वर्टेड कॉमा में, सिंगल कॉमा में इसलिए हैं क्लोज, क्योंकि ये जिस सेंस में यहाँ पर लिखे गए हैं उससे अलग सेंस में इनको यहाँ पर बताया गया। क्लीन यानी किसी चीज़ की सफाई करना, उसको हम बोलते हैं क्लीन। प्यूरिफाई किसी चीज़ को हम शुद्ध करते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको हम प्योर बनाते हैं, तो वो कहलाता है प्यूरिफिकेशन या तो यहाँ दिया गया कि स्कूल जो है वो प्यूरिफाइड किए गए, शुद्ध किए गए और क्लीन किए गए। अब इन क्लीन और शुद्ध यानी सफाई और शुद्ध करने से, प्यूरिफाइड से या प्यूरिफिकेशन से हिटलर का क्या मतलब था, मतलब ये था, इन दोनों शब्दों को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आएंगी। क्या कि सबसे पहले ये किया गया कि क्लीन्स का मतलब ये है कि स्कूलों में जो ज्यूज़, जिप्सीज़, ठीक है, पोलिश, रशियंस, जो भी बच्चे और टीचर दोनों पढ़ रहे थे उनको वहाँ से हटाया जाए, यानी स्कूलों से इन लोगों को अलग किया जाए। कौन पढ़ेगा, यानी जर्मन्स, अगर एक क्लास है तो उसमें सारे जर्मन बच्चे ही पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। तो प्यूरिफाइड, शुद्ध किया जाए, वही कि उन लोगों को पूरी तरीके से हटा दिया जाए। तो क्या किया उन्होंने, सबसे पहले स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, चाहे वो टीचर्स हो या स्टूडेंट हो, वर सेग्रीगेटेड, उनको क्या किया गया, उनको सेग्रीगेट किया गया। सेग्रीगेट का मतलब उनको सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग। यानी एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, उसमें से जो भी ज्यूस या जिप्सीज हैं,
ठीक है, या मेंटली फिजिकली अनफिट बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को वहाँ से हटा दिया गया। यानी एक क्लास में अगर पढ़ेंगे तो सारे जर्मन पढ़ेंगे, ज्यूज़ के लिए अलग और उनके लिए अलग। तो सबसे पहले बच्चों के लिए अलग कर दिया गया। ठीक, जर्मन स्टूडेंट्स कैन नॉट प्ले, क्या किया गया, इसका मतलब ये भी था कि वो ना तो खेल सकते थे, could not play, German students could not play and sit with Jews, gypsies and other undesirable children। जिनको अनडिज़ायरेबल बोला जाता था, उन अनडिज़ायरेबल्स के साथ ना तो ये बैठ सकते थे ना खेल सकते थे। मतलब बच्चों को पहले सेपरेट किया गया। पहले तो क्लास में से उन बच्चों को निकाल के अलग कर दिया, जो ज्यूज़ जिप्सीज़ वगैरह थे उन्हें दूसरे क्लास में डाला, मतलब ज्यूज़ जिप्सीज़ की क्लास अलग बना दी, जर्मन्स की अलग बना दी। ऐसे ही टीचर्स, जर्मन्स के लिए जर्मन्स टीचर ही पढ़ाएंगे तो टीचर भी अलग अलग कर दिए रेस वाइज। ठीक, लेकिन ये तो अभी थी क्लीनिंग, अब क्या था, प्यूरिफाइड, शुद्ध करना। ये शुद्धिकरण चल रहा था कि उनको सबको हटाया और दूसरी जगह कर दिया। इसके बाद भी भाई बच्चे तो बच्चे हैं, टीचर तो टीचर है ना, ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग्स है। क्लास अलग कर देने से क्या होता है भाई, लंच टाइम होता है, बच्चे साथ में खेलते हैं, गेम्स का पीरियड होता है, तब तो वो साथ आते हैं और खेलते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या किया उसने, नियम बनाया कि कोई भी जर्मन बच्चा, कोई भी जर्मन स्टूडेंट जो है, कुड नॉट प्ले एंड सिट विद ज्यूज़, ना तो वो ज्यूज़ के साथ बैठेंगे ना ही उनके साथ खेलेंगे, यानी उनसे बातचीत पूरी तरह बंद। जो भी जर्मन नॉर्डिक आर्यन बच्चे हैं वो ज्यूज़, जिप्सीज़ या बाकी जो अनडिज़ायरेबल जिनको भी कहता था हिटलर, उन सभी के साथ ना वो खेल सकते थे ना बैठ सकते थे, उनके साथ वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पूरी तरह प्रॉपरली सेपरेट कर दिया। लेटर ऑन इन बच्चों क्या किया, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यानी अनडिज़ायरेबल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर थ्रोन आउट फ्रॉम द स्कूल। उसके बाद क्या किया, अनडिज़ायरेबल स्टूडेंट्स, यानी जहाँ जहाँ मैं अनडिज़ायरेबल का यूज़ कर रहा हूँ वर्ड का, उसका मतलब है कि ज्यूज़, जिप्सीज़, पोलिश, रशियन और मेंटली फिजिकली अनफिट जर्मन्स, ये सब अनडिज़ायरेबल थे। तो अनडिज़ायरेबल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, वर थ्रोन आउट फ्रॉम द स्कूल, उन्हें स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया, थ्रू आउट फ्रॉम द स्कूल्स, स्कूल से उनको बाहर निकाला गया। यानी स्कूल में अब कौन रह गया, अब केवल जर्मन बच्चे ही और जर्मन टीचर्स ही स्कूल में पढ़ने के लिए रह गए। तो सबसे पहला काम क्या चल रहा है, ऑल स्कूल्स वर क्लीन्स्ड एंड प्यूरिफाइड। तो ये जो 3 स्टेप यहाँ पर बताए मैंने, ये क्या है, ये क्लीनिंग चल रही है और प्यूरिफिकेशन चल रहा है। कि यानी पहले जो भी ज्यूज़, जिप्सीज़ वगैरह, उनको पहले धीरे धीरे करके अलग करना शुरू किया, और 1940 जब तक उसका खुद का टाइम आया, ये जो प्रोसीजर है उसने 1938, यानी जब से 1936 में उसकी सरकार 37% वोट उसको मिले, पावरफुल बनी उसकी पार्टी, ये काम उसने तब से शुरू किया। और 1940 जब वो खुद डिक्टेटर बन गया बढ़िया करके 1939 में, तब उसने फोर्सफुली ये काम करना शुरू कर दिया। क्या, वही चीज़ें कि स्टूडेंट और टीचर्स को पहले सेपरेट किया, फिर जो जर्मन स्टूडेंट्स थे उनका दूसरे स्टूडेंट के साथ बैठना, खेलना, खाना सब बंद कराया, और लेटर ऑन जो अनडिज़ायरेबल स्टूडेंट और टीचर्स थे उन्हें स्कूल से ही बाहर करवा दिया। तो ये तो व्यवस्था हुई, अभी स्कूलिंग पूरी नहीं हुई है, ये तो अभी बैठने की व्यवस्था हुई है कि स्कूल में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन किसके साथ पढ़ेगा, कौन किसको पढ़ाएगा। यानी जर्मन बच्चों को केवल जर्मन टीचर ही पढ़ाएगा, ज्यूज़ बच्चों को ज्यूज़ टीचर पढ़ाएगा। लेटर ऑन उनको बाहर भी कर दिया। लेकिन अभी तो सवाल ये है ना, आइडियोलॉजी कोई अलग बैठाने से या उससे थोड़ी आती है, सिखाना तो वो चाहता था कि जो नाजी आइडियोलॉजी है, जो हिटलर के विचार है, वो इन बच्चों के दिमाग में भी पहुँचे, बड़े होकर के ये भी उसी के जैसे बने। इसके लिए ज़रूरी था कि उनकी पढ़ाई में भी चेंज किया जाए। तो उनकी पढ़ाई में चेंज क्या किए गए वो भी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक। और ये सारे पॉइंट्स आपके सीमा आ जाएंगे स्कूल एजुकेशन में। और क्या क्या किया बताते हैं, देखिए। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर रीरिटन, स्कूल की जो किताबें थीं, जो सिलेबस था, उसको दोबारा से लिखा गया। और क्या किया गया, एंड रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस बुक्स,
इंट्रोड्यूस्ड इन दीज बुक्स, इन किताबों में क्या किया गया, रेशियल साइंस पढ़ाई गई बच्चों के लिए। रेशियल साइंस वही कि स्पीशीज़ या प्रजाति या नस्ल के आधार पर कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन पहले नंबर पे आता है, कौन लास्ट नंबर पे आता है। जैसे हिटलर की थिंकिंग थी ना कि विश्व की या मानव जाति की सबसे, ह्यूमन रेस की सबसे अच्छी जो प्रजाति है, ठीक है, जिसको वो सबसे इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा योग्य और एलिजिबल मानता था, वो कौन सी थी, नॉर्डिक जर्मन आर्यन। तो ये जो रेशियल साइंस थी जो उसकी खुद की, कि कौन सी ह्यूमन रेस अच्छी है, कौन सी उससे ख़राब है, कौन सी उससे ज़्यादा ख़राब है, कौन सी टॉप पर है, ये सारी चीज़ें स्कूल की किताबों में डलवा दी कि बच्चे बचपन से जब ये पढ़ेंगे ना कि ये ज्यूज़ हमसे नीचे होते हैं, या ये ज्यूज़ ऐसे होते हैं, या जिप्सीज़ ऐसे होते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जब बच्चों को ये सारी चीज़ें बचपन से पढ़ाई जाएंगी, आप खुद सोचिए अगर बच्चों को ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएँ कि आपका रिलीजन ज़्यादा अच्छा है, दूसरों का ख़राब है। देखो, अपना रिलीजन अच्छा होना चाहिए, अच्छी बात है, इस पर हमें प्राउड फील करना चाहिए। जिसका भी जो भी रिलीजन हो उसके अपने रिलीजन पर, अपने कल्चर पर, अपने कस्टम्स पर, अपनी कास्ट पर प्राउड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, जिस भी कल्चर से, जिस रिलीजन से, जिस भी कास्ट से, कोई भी रिलीजन कोई भी कास्ट हो, उस पर हमको प्राउड होना चाहिए। अपनी कल्चर पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करने का अधिकार सभी को है। लेकिन दूसरों को डोमिनेट करना कि नहीं हम ही सबसे बढ़िया हैं, या हमारा रिलीजन या हमारी कास्ट या हमारी रेस सबसे अच्छी है, हमारी प्रजाति सबसे अच्छी है, तो बाकी लोग बिल्कुल ख़राब हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ यही सिखाया जा रहा था क्या, कि स्कूल की किताबों में ये सारी चीज़ें, यानी धर्म और जाति जैसे भेदभाव होते हैं, हम लोग समाज में आपस में आजकल सोशल मीडिया बाकी सारी चीज़ों से बहुत जल्दी सीख रहे हैं बच्चे और सारे लोग, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन ऊंची जात कौन नीची जात, ये सारी चीज़ें आजकल सब बच्चे सीख रहे हैं। कहाँ से सीख रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह से और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से। लेकिन सोचिए उसने ये चीज़ स्कूल की किताबों में डलवा दी और स्कूल में ही ये चीज़ बच्चों को सिखानी शुरू कर दी कि नहीं आप सबसे अच्छी रेस को बिलोंग करते हैं और आप ही जो है यूरोप को डोमिनेट करेंगे, आपको ही शासक होना चाहिए यूरोप का, दुनिया पर राज करने का अधिकार आपको ही है, बाकी लोगों को नहीं। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों की स्कूल की टेक्स्ट बुक में, यानी जो किताबें हैं आपकी, जैसे आप लोग किताबें पढ़ते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो उन सब्जेक्ट्स में ही इंक्लूड करा दी, ठीक। इसीलिए किताबें उसने दोबारा लिखवाई और टीचर्स को बोला गया कि वो क्लास में पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं बताता हूँ कि क्लास में क्या पढ़ाएंगे। नाजी आइडियाज वर टॉट इन क्लास। क्लास में नाजी आइडियाज बच्चों को पढ़ाए गए, ठीक। नाजी आइडियाज वर टॉट इन क्लास इवन इन सब्जेक्ट्स ऑफ मैथ जैसे सब्जेक्ट की क्लास में भी बच्चों को नाजी आइडियाज़ पढ़ाए जाते थे। यही जो सब कुछ हिटलर की थिंकिंग थी, जैसे ज्यूज़ को हेट करना, ये सारी चीज़ें। और क्या क्या पढ़ाया गया, द नाजी आइडियाज़ वर टॉट इन क्लास। इसके अलावा और क्या क्या पढ़ाया गया, स्टूडेंट्स वर टॉट टू बी लॉयल। बच्चों को पढ़ाया गया कि आप स्वामी भक्त रहें। किसके लिए लॉयल रहें अभी बताता हूँ। सबमिसिव रहें, यानी समर्पित रहें पूरी तरह, भाई लॉयल रहें, सबमिसिव रहें। और क्या क्या सिखाया गया उन्हें, हेट ज्यूज, के ज्यूज से घृणा करो। जैसे उसने मूवीज़, पोस्टर्स, इन सारी और अपनी जो स्पीचेस थी, रैलीज थी, इन सभी के माध्यम से जर्मनी के लोगों में घृणा फैलाई थी ज्यूज़ के लिए, कि ये जो ज्यूज़ हैं वो घृणा के पात्र हैं, ये अच्छे नहीं हैं, जैसे ये जीसस क्राइस्ट के मर्डरर्स हैं और इन्होंने ही जो जर्मनी की प्रॉपर्टी, ये संपत्ति उस पर कब्जा कर रखा था और आपकी इस खराब हालत के जिम्मेदार ये ज्यूज़ ही हैं। इस तरीके की बातें करके जर्मनी के लोगों को ज्यूज़ के प्रति घृणा उसने उत्पन्न की थी, ठीक। वही चीज़ बच्चों के मन में भी क्लासेस में उनको सिखाया जाता था। क्या सिखाया जाता था कि लॉयल रहिए, सबमिसिव रहिए, यानी समर्पित रहिए, स्वामी भक्त रहिए। किसके लिए लॉयल रहना है और सबमिसिव रहना है, एंड हेट ज्यूज़, और ज्यूज़ से घृणा कीजिए। और इसके बाद और क्या बताया, एंड वर्शिप हिटलर, और जो कुछ हिटलर बोलता है उसे ईश्वर के आदेश की तरह मानिए, ठीक। जो कुछ हिटलर बोलता है उसको ईश्वर के आदेश की तरह मानिए, यानी हिटलर को
पूजिए, हिटलर की पूजा कीजिए भगवान की तरह, यानी हिटलर जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए देवता तुल्य है, ऐसा स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता था। क्या? उन्हें लॉयल रहना, सबमिसिव रहना, स्वामी भक्त रहना, किसका? हिटलर का। समर्पित रहना किसके लिए? हिटलर के लिए। और क्या करना है? जैसे हिटलर घृणा करता है ज्यूज से, वैसे हमें भी घृणा करनी है। यानी बच्चों को भी सिखाया जा रहा था कि बड़े होकर के तुम्हें भी ज्यूज को मारना है, कि तुम आपके आसपास या कहीं भी, उनको भी यही सिखाया जा रहा था कि आगे चल करके तुम्हें भी इन ज्यूज को जर्मनी में नहीं रहने देना है, या इन फ्यूचर अगर कभी ज्यूज जर्मनी में आते हैं तो तुम्हें भी वही करना है उनके साथ जो हिटलर कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हें रहने नहीं देंगे, तुम्हारा हक तुमसे छीन लेंगे। ये सारी बातें, तो ये सब कुछ था जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा था, नाजी आइडियोलॉजी। इसके अलावा ये तो थी सब्जेक्ट की बात, इसके अलावा स्पोर्ट्स वगैरह की भी बात करें तो बच्चों को सिखाया जा रहा था कि जो चिल्ड्रंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली बॉयज़, उनके लिए क्या होना चाहिए? उनको वायलेंट गेम्स खिलाए जाते थे। और हिटलर का मानना था कि स्टूडेंट्स को कैसा होना चाहिए? लायन हार्टेड होना चाहिए, यानी शेर दिल, बढ़िया आयरन हार्टेड होना चाहिए, मजबूत हृदय का व्यक्ति होना चाहिए बच्चे जब बड़े हों तो, ठीक है। और कैसे हो? मैस्कुलिन हो, शरीर अच्छा होना चाहिए जिससे वो देश की सेवा कर सके। इसके लिए जैसे बॉक्सिंग वगैरह है, केवल इसी तरीके के गेम अलाउड थे, यानी ऐसे गेम जो वायलेंट हो, जो फिजिकली ट्रेन करते हों लोग बच्चों को, ऐसे गेम्स ही केवल इन्वॉल्व स्कूलिंग में किए गए थे। मतलब जिनमें हिंसा होती हो, मारपीट होती हो और जो फिज़िकली हमारी बॉडी को ज़्यादा इम्पैक्ट करते हो, ऐसे गेम्स जो हैं उनको प्रायोरिटी दी गई थी नाजी स्कूलिंग में, ठीक है। स्कूल्स में यही सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती थी। तो ये था स्कूलिंग अंडर नाजी रूल, या स्कूल एजुकेशन अंडर नाजी रूल, या इसको हम नाजी स्कूलिंग भी कहते हैं। तो इसी तरीके से इसका क्वेश्चन आता है कि नाजी स्कूलिंग के बारे में आपसे कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें पूछी जाती हैं, वो आपको इस तरीके से बतानी होती हैं, ठीक। ये तो हुई बात बच्चों की। टॉपिक हमारा क्या था? द यूथ इन नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी में जो युवा थे, युवा मतलब जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं उनको हम यूथ कहते हैं, ठीक। 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको हम यूथ कहते हैं। लेकिन 18 साल का होने से पहले हमें क्या करना होता है? पढ़ाई लिखाई करनी होती है। तो वो स्कूलिंग में जो कुछ ट्रेन किया जाता है, जिस तरह की हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा कल्चर, हमारे संस्कार होते हैं, वैसे ही बड़े होकर के हम युवा बनते हैं और वैसे ही काम करते हैं। जब इन बच्चों को शुरू से ही हिंसा, वायलेंस वगैरह, घृणा करना, हेट्रेड, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो सोचिए ये हिटलर से भी ज़्यादा वायलेंट बनने वाले थे, ठीक। तो पहले बच्चों को यानी बिल्कुल शुरुआत से उसने ट्रेन करना शुरू किया। अच्छा, अब यहाँ ये सारी चीज़ें पढ़ लिख करके जब वो बच्चा बाहर निकलेगा, यानी 12-14 साल बाद, जैसे आप 12th करते हैं तो लगभग आपकी एज उस समय 14-15 ईयर्स के अराउंड होती है। जब आप 12th करके निकलते हैं तो 14-15 या 16 के अराउंड आपकी एज होती है। उसके बाद 18 साल तक जाने के बीच में लगभग 4-5 साल का समय होता है युवा बनने के बीच में। तब क्या किया जाएगा? तो बचपन तो इस तरीके से ट्रेन कर दिया, उसके बाद क्या, जब वो वास्तव में यूथ बनने जा रहे होते हैं तब, तो वो देखिए कि उनको क्या करना होता था, और कंपलसरी था सभी के लिए कि उनके लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो हिटलर ने बनाए हुए थे। देखिए क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए थे हिटलर ने यूथ के लिए नाजी जर्मनी में, चलिए वो भी जान लेते हैं, ठीक। तो उसके बाद बताया उन्होंने क्या कि यूथ, इसके लिए स्पेशल कुछ ग्रुप्स बनाए गए थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग जर्मन यूथ, यानी जर्मनी के जो युवा थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको सही तरीके से नाजी वैल्यू सिखाने के लिए, सही तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए, देश सेवा के लिए रेडी करने के लिए, उनको इस तरीके से बनाने के लिए यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, ठीक है। क्या बनाए गए थे? यूथ ऑर्गेनाइजेशन। ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन क्या थे? वास्तव में ये ग्रुप्स थे सोसाइटी में, कुछ बड़े बड़े ऑफिशियल ग्रुप्स थे जिनकी कमांड हिटलर के ही हाथ में थी। और इन यूथ का काम ये था कि जो भी पढ़ लिख करके बच्चे स्कूल से 10th 12th करके जो आ रहे हैं, उन
सारे बच्चों को, जो भी 10th या 12th पास कर लेते थे, उसके बाद इन बच्चों को क्या करना होता था, इन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जर्मनी में ऐसे कई यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे, उनमें से कोई भी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेना होता था। लेटर ऑन कुछ समय वो वहाँ रहता था, वहाँ उसकी ट्रेनिंग होती थी, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, और उसके बाद उसको एक दूसरा यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना होता था। फिर लास्ट में उसको नाजी आर्मी ज्वाइन करनी होती थी। तो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में ट्रेनिंग चल रही थी। तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग जर्मन यूथ, यानी जर्मनी के जो युवा हैं उनको प्रॉपर हिटलर के अनुसार ट्रेनिंग देने के लिए जिम्मेदारी किसकी थी, यूथ ऑर्गेनाइजेशन के। ऐसे बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे हिटलर ने। ठीक, अब बिल्कुल शुरू से समझते हैं। एट द एज ऑफ 10, बच्चा जब 10 साल का होता था, एट द एज ऑफ 10, देखिए हर चीज़ व्यवस्थित है। यहाँ आजकल 12th करने के बाद भी नहीं पता होता हम लोगों को या बच्चों को कि उन्हें क्या बनना है, कहाँ जाना है, कहाँ एडमिशन लेना है, क्या काम करना है। आज भी बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता कि उनको क्या करना है। और चलो युवाओं को नहीं पता होता, लोग बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता। गवर्नमेंट उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है, कोई ऐसा रूल या कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसमें ले जा करके बच्चों के लिए कोई ऐसी संस्था हो, ऐसी चीज़ें हो, इंस्टीट्यूशंस हों कि वो वहाँ जाएं और कुछ सीख सकें, पढ़ सकें, और जो हैं वो बहुत महंगे हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। खैर, एट द एज ऑफ 10, यहाँ वापस चैप्टर पे आते हैं। एट द एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र में क्या होता था, जो भी बच्चा 10 साल का हो जाता था उसे एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना होता था। नाम होता था इसका जंग वॉक। इसको आप मार्क कर लीजिए, आपकी बुक में दे रखा है इसी पैराग्राफ में। ठीक है, जंग वॉक क्या बोलते थे इसको, जंग वॉक। ये जर्मन वर्ड है जंग वॉक, जिसका मतलब है, जंग वॉक का मतलब अ ग्रुप ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये भी जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, ग्रुप थे जो ट्रेनिंग देते थे युवाओं को, तो उसको बोला जाता था, ऐसा ये ग्रुप था जंग वॉक। और इस जंग वॉक को यानी एट द एज ऑफ 10, जब कोई भी बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसको जंग वॉक ज्वाइन करना होता था। यानी कोई भी ऐसा ग्रुप जर्मनी में जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसको हिटलर ने मान्यता दी हो, उस ग्रुप को उसे ज्वाइन करना ही होता था। ये हर 10 साल के बच्चे के लिए कंपलसरी था। 10 साल के बच्चे के लिए ये कंपलसरी था। उसके बाद क्या था, एट द एज ऑफ 14, एट द एज ऑफ 14, 10 साल से लेके और 14 साल तक, मतलब लगभग 4 साल तक, है ना भाई। 10 साल की एज में बच्चा किसी भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना उसके लिए कंपलसरी था नाजी रूल में, हिटलर के अकॉर्डिंग, कि वो वहाँ पर जाएगा और 4 साल वहीं रहेगा। 4 साल में उसको क्या किया जाता था, उसको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, शारीरिक रूप से उसको मजबूत बनाया जाता था। बहुत सारी एक्सरसाइजेस, बहुत सारे जो है ट्रेनिंग उसको दी जाती थी, और उसके बाद वहाँ पर उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, एक सोल्जर बनने के लायक वो बन सके, उनका शरीर तैयार किया जाता था। और साथ में उसको मेंटल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। मेंटल ट्रेनिंग मतलब वही, उनको सिखाया जाता था आर्ट ऑफ वॉरफेयर, युद्ध करने की कला, हथियार चलाना, और साथ में हाँ मेन चीज़ हिटलर की आइडियोलॉजी उनको इन 4 साल और बढ़िया करके समझाई जाती थी कि तुम किस लिए बने हो, तुम्हें क्या करना है। ठीक, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती थी इस जंग वॉक में 4 साल तक। जब बच्चा वो 14 साल का हो जाता था तो फर्दर अगले 4 साल तक उसको उससे आगे का कोई भी, ठीक है, कोई भी लेबर सर्विस उसको ज्वाइन करनी होती थी। अगले 4 साल तक उसको ज्वाइन करना होता था हिटलर यूथ। क्या, हिटलर्स यूथ। हिटलर यूथ ये मेन नाजी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन यही था। सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन यही था, हिटलर यूथ। इस हिटलर्स यूथ को बच्चा 14 साल की उम्र में ज्वाइन करता था और अगले 4 साल तक वो बच्चा यहीं पर रहता था। यानी कब, एट द एज ऑफ 18, 18 साल की उम्र तक वो बच्चा यहीं पर रहता था। यानी पहले 10 साल की एज में जंग वॉक को ज्वाइन करा। ये छोटे बच्चों के लिए यूथ ऑर्गेनाइजेशन होते थे जो उन बच्चों को फिजिकल मेंटल ट्रेनिंग देते थे। और उसके बाद अगले 4 साल यानी 14 ईयर की एज में जंग वॉक को छोड़ के बच्चा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता था, हिटलर्स यूथ में, जो जर्मनी का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन था। बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इसी से कनेक्ट होते थे, यानी जंग वॉक वगैरह सब इसी से कनेक्ट होते थे। पहले बच्चा जंग वॉक में आया स्कूल में, स्कूल से जंग वॉक में, जंग वॉक से हिटलर यूथ में।
4 साल यहाँ ट्रेनिंग हुई, फिर 4 साल उसको हिटलर यूथ में रखा जाता था। यहाँ उसे पूरी तरीके से एक नाजी सोल्जर बना दिया जाता था। सब कुछ सिखाया जाता था, वॉर प्रोपेगेंडा, आर्ट ऑफ वॉर, वायलेंस, सब कुछ उसको सिखाया जाता था अच्छे से। और विशेष रूप से जो सिखाया जाता था वो हेट्रेड अगेंस्ट द अनडिज़ायरेबल, अनडिज़ायरेबल्स के अगेंस्ट उसको सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। और जब ये 18 साल का हो जाता था तो उसे लेबर सर्विस ज्वाइन करनी होती थी कुछ साल तक। लेबर सर्विस के बाद उसको नाजी आर्मी ज्वाइन करना कंपलसरी था, यानी हर किसी को नाजी आर्मी में जाना ही था। नाजी आर्मी उनको बाद में ज्वाइन करा दी जाती थी। यानी 4 साल वहाँ रहे और जब 18 साल के हो गए तो लेबर सर्विस में जाते थे। उसके कुछ टाइम बाद ही उन्हें नाजी आर्मी में भेज दिया जाता था। तो मतलब बचपन से उनकी स्कूलिंग से लेके बड़े होने तक वो क्या करेंगे सब गवर्नमेंट ने प्लान किया था। मतलब हिटलर ने प्लान किया था कि कौन क्या क्या कब कब करेगा। यानी बच्चा जो स्कूल में है तब भी वो नाजी आइडियोलॉजी अपने क्लासेस में अपने स्कूल्स में पढ़ रहा है। बच्चों के साथ सेग्रीगेशन है उसका, ना साथ बैठ सकते हैं ना साथ खेल सकते हैं अनडिज़ायरेबल्स के। बाद में किताबें वगैरह भी उनकी सारे सब में वही चीज़ें हैं जो हिटलर की थिंकिंग थी। फिर वो जब 10 साल के हो गए उन्हें जंग वॉक में भेज दिया गया। यहाँ 4 साल की ट्रेनिंग रखी गई। फिर 14 साल के हो गए, अगेन फिर 4 साल की ट्रेनिंग दी गई। उनको एक प्रॉपर सोल्जर बनाया गया, प्रॉपर नाजी सोल्जर बनाया गया। अब वो ऐसे थे जो पूरी तरीके से हिटलर पर अंधा विश्वास करने वाले और पूरी तरीके से हिटलर के लिए सबमिसिव व लॉयल बन करके निकलते थे इन 18 साल की एज में। उसके बाद वो नाजी आर्मी ज्वाइन करते थे। यानी एक तरीके से उसको सोर्स चाहिए था जहाँ से लगातार ऐसे सैनिक मिलते रहें कि जो उसकी नाजी आर्मी बड़ी होती चली जाए और आगे फ्यूचर में भी नाजी सोल्जर्स बने रहें और जो उसकी थिंकिंग है उसी के अकॉर्डिंग चलते रहें। इसके लिए प्रॉपर उनकी मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके की ट्रेनिंग होती थी। तो ये था पूरा सिस्टम नाजी यूथ का कि नाजी यूथ को हिटलर के रूल में कैसे रहना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। और इसकी शुरुआत उनके बचपन से ही कर दी जाती थी, बचपन से उनको सिखाया जाता था। ये जो हिटलर यूथ था ये वास्तव में जो हिटलर्स यूथ है पहले ये द यूथ लीग ऑफ नाजीज था। इसका नाम था द यूथ लीग ऑफ नाजीज। इसका नाम द यूथ लीग ऑफ नाजीज था। क्या नाम था? द यूथ लीग ऑफ नाजीज। लेकिन 1922 में बना था। ये कब बना था? 1922 में। द यूथ लीग ऑफ नाजीज 1922 में बना था। आगे चल करके 1939 में हिटलर ने इसी का नाम बदल कर दिया इसको द हिटलर्स यूथ। वास्तव में जो यूथ लीग जो है वो हिटलर के पावर में आने से बहुत पहले ही, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही ये यूथ लीग बन गया था। बहुत बड़ा था ये यूथ लीग, बहुत सारे जर्मनी के युवा इसमें जुड़े हुए थे। लेटर ऑन जब हिटलर का कंट्रोल आया तो इसको रिनेम किया गया और इसका नाम कर दिया गया हिटलर्स यूथ। यानी हिटलर के युवा जो है पूरी तरह हिटलर की आइडियोलॉजी पर उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जर्मनी में होंगी और बच्चे उसी तरीके से पढ़ेंगे लिखेंगे, सारी चीज़ें उनको वैसे ही कराई जाएंगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि हिटलर ने बहुत अच्छी एक प्रॉपर व्यवस्था कर रखी थी कि जो भी बच्चे हो बचपन से उसने उन्हें नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाना और जब वो बड़े हो जाए तो उनको वैसी ही ट्रेनिंग देना कि सीधे नाजी आर्मी में उनको रिक्रूट किया जा सके। ये सारी व्यवस्था कर रखी थी ताकि आने वाले समय में जो वो युद्ध करने जा रहा था उसके लिए उसको प्रॉपर सोल्जर मिल सके और हिटलर ना भी रहे लेकिन नाजीज़्म और ये जो नाजी थिंकिंग है और हिटलर के जो भी विचार हैं उसके अकॉर्डिंग जर्मनी कैसा होना चाहिए वो उसके बाद भी बना रहे, उसके जैसे लोग और भी बने रहे। तो ये पूरी व्यवस्था बचपन से लेकर के बड़े तक उसने की थी। इसके बाद अब ये ऐसा नहीं कि हिटलर ने नियम केवल बच्चों के लिए, लड़कों के लिए ही बनाए थे। गर्ल्स के लिए क्या रूल रेगुलेशंस है, जर्मनी में जो लेडीज़ थी उनके लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए थे। जो गर्ल्स थी उनके लिए भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए थे। आखिर क्या थे? जैसे यहाँ पर ये जो सारा प्लान है पढ़ाने का लिखाने का और ये वाला हिस्सा ये सारा बॉयज़ के लिए था। ये सारे काम बॉयज़ के लिए थे, गर्ल्स के लिए नहीं थे। तो फिर गर्ल्स के लिए था क्या? क्या सोच थी हिटलर की महिलाओं के बारे में, गर्ल्स के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसको पढ़ लें आज अच्छे से। कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा।